आईवीएफ के प्रोसीजर को शॉर्ट में समझाती हूँ। प्रोसीजर का शुरुआत एग की स्टिमुलेशन से होता है। इसमें फीमेल पेशेंट को 10 से 12 दिन इंजेक्शंस लगते हैं और सोनोग्राफी के साथ ये डिसीजन लिया जाता है कि अंडों को बाहर कब निकालना है। बाहर निकालना यानी ओवम पिकअप। ओवम पिकअप वाले दिन oocytes और स्पर्म को मिलाया जाता है, फर्टिलाइजेशन की जाती है इक्सी के द्वारा, फिर बनते हैं एम्ब्रियोज। अब ये एम्ब्रियोज आप उसी साइकिल में या फिर आने वाले सबसीक्वेंट साइकिल्स में ट्रांसफर करवा सकते हो। एम्ब्रियो ट्रांसफर आईवीएफ के पूरे साइकिल का एक लास्ट स्टेप होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ईटी के बाद आता है 14 दिन का इंतजार, यानी द 2 weeks वेट। मेरे सब पेशेंट्स मुझे बोलते हैं, मैम ये 14 दिन तो मानो वनवास करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, एक फीमेल आईवीएफ की साइकिल में बहुत सारा इमोशनल बर्डन अपने साथ कैरी करके चल रही होती है। आओ कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो शायद आपके इन 14 दिनों को आसान बना दे। सबसे पहला, स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग का दिखना। 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो एकदम घबरा जाएंगे कि अरे ब्लीडिंग हो गई यानी अबॉर्शन ही हो रहा होगा, या फिर दूसरे जिन्होंने गूगल पढ़ रखा है और वो समझते हैं कि ये स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होने का मतलब तो इम्प्लांटेशन होना है। स्वाभाविक बात है, 5वें या 6ठे दिन पे इम्प्लांटेशन के साथ स्पॉटिंग हो सकती है, पर अगर आपको स्पॉटिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि इम्प्लांटेशन नहीं हो रही है। आपके डॉक्टर के द्वारा जो भी आपको एडवाइसेस दी गई हैं, ब्लीडिंग होने पे कुछ मेडिसिन एडिशन करना या फिर कोई दवाई बंद करने की, आप उसको फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट मत करिए। दूसरा सिम्टम, क्रैम्प्स होना। देखो, पेशेंट को नीचे एब्डोमेन के हिस्से में थोड़े बहुत क्रैम्प्स चलते हैं तो उसे एकदम घबराहट होती है कि कहीं पीरियड तो नहीं आ जाएगा। नहीं, जब बच्चा यूट्रस में इम्प्लांट हो रहा है तो आसपास के जो लिगामेंट्स है उसमें खिंचाव हो सकता है, तो ये प्रेजेंट होता है क्रैम्प्स की तरह, एकदम चमक जैसा रहता है। पेशेंट बोलता है कि अभी एकदम क्रैम्प आया, फिर बिल्कुल ठीक है, फिर से क्रैम्प आया, अब बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा है तो ये नॉर्मल बात है, पर आपके क्रैम्प्स के साथ ब्लीडिंग भी एसोसिएटेड है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। तीसरा और बहुत कॉमन सवाल, मैम बेड रेस्ट करना है क्या? अरे नहीं, अभी तो रिसर्च और स्टडीज सबने प्रूव कर दिया है कि बेड रेस्ट भले ही कोई फ़ायदा करे या ना करे, नुकसान ज़रूर कर सकता है। अर्ली मोबिलाइजेशन ही कहा जाता है। आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हो, घर का काम, खाना बनाना, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करना, यहाँ तक कि अपनी जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 1 से 2 दिन आपको थोड़ा सा लिमिट करना है अपनी एक्टिविटीज़ को, जैसे योगा कर ली, मेडिटेशन कर ली, कोई बुक पढ़ ली, जो भी आपको अच्छा लगे। अपने आप को स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रखिए। चौथी बात, डाइट। मैम हम क्या खा सकते हैं? देखो, आपको सब कुछ खाना अलाउड रहता है। आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है हेल्दी प्रोटीन डाइट, अच्छे एंड फ्रेश फ्रूट्स जो भी सीजनल चल रहे हो, और हाइड्रेशन। 2.5 से 3.5 लीटर पानी पीने की आपको आदत रखनी है। जो भी आपके डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ बताई हैं उसको समय से ले आए। 5वीं बात, इंडियन वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं कि नहीं चढ़ सकते हैं? देखो भाई, जब भी आप किसी डॉक्टर के केबिन में बैठते हो, आपकी हिस्ट्री में कभी भी कोई ये नहीं पूछता कि आप कौन से फ्लोर पे रहते हो या आपका वॉशरूम कैसा है। ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती और हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आप अपने घर का नक्शा ही बदल दो। तो सीढ़ियाँ चढ़ना और इंडियन वॉशरूम यूज़ करना बिल्कुल अलाउड। नेक्स्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स। देखो, इम्प्लांटेशन के समय या अर्ली प्रेगनेंसी के समय सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकती है, जो बेबी और इम्प्लांटेशन के लिए हार्मफुल हो सकता है। सो डॉक्टर्स इसको अवॉइड करने को कहते हैं। फिर नेक्स्ट, सिम्टम्स। नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, बहुत थकान होना, ये सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स लगते हैं पर कंफर्मेटिव नहीं होते। आपको ये सारे सिम्टम्स प्रोजेस्टेरॉन, जो आपको दवाइयाँ चल रही हैं, हार्मोन चल रहे हैं, उस वजह से भी आ सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट जिसको नोजिया या वॉमिटिंग नहीं हो रहा है, वो समझ रहा है कि मेरा तो नेगेटिव ही जाएगा रिजल्ट, ऐसा नहीं है। आई होप आपको ये टिप्स हेल्प करें। आपने अपना काम कर लिया है, अब अपनी बॉडी को उसका काम करने दीजिए।